वेलकम स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चैप्टर नंबर 6 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड चैप्टर नंबर 6 में जैसे हम लोगों ने पहले एक टॉपिक पढ़ा था वर्क एनर्जी थ्योरम, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं जो वर्क एनर्जी थ्योरम से हम बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे जो इस लॉ को अप्लाई करके बहुत ही सिंपल मेथड से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें पहले दो बेसिक कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं। फर्स्ट हमारा एक टॉपिक है दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स, तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है? अगर हम ये समझे, दो फोर्सेस इन विच वर्क डन is independent of path followed by body are known as conservative forces. For example, gravitational force, spring force, electrostatic force, तो ऐसी फोर्सेस जिसका वर्क पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता उसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। इसके अंदर बहुत बार स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि जब हम उनसे कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में पूछते हैं तो कहते हैं ऐसी फोर्सेस जो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इसके अंदर ये आपको ध्यान रखना है जिनका वर्क इंडिपेंडेंट होता है पाथ के। फोर्स पाथ के इंडिपेंडेंट नहीं होती, वर्क पाथ के ऊपर इंडिपेंडेंट होता है। और इसके एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्सेस, स्प्रिंग फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी बॉडी को एक h हाइट तक मूव करवा रहे हैं और अगर आप इस बॉडी को h हाइट तक यहाँ से यहाँ तक लेकर के जा रहे हैं, चाहे आप इस पाथ से लेकर के जाएं, पाथ फर्स्ट, या आप इस बॉडी को इस पाथ से लेकर के जाएं, अगर हाइट सेम है, हाइट सेम है, तो इन दैट केस जो हमारा वर्क होगा ग्रेविटेशनल फोर्स का वो भी सेम आएगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वर्क डन है वो mgh आएगा इन दोनों पाथ में। चलिए हम इसको डिराइव करके देख लेते हैं। मैंने अगर हम फर्स्ट पाथ में वर्क डन निकालें तो वर्क डन का फॉर्मूला होगा फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा। तो अगर आप यहाँ पर वर्क डन का ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ एक्ट कर रही है mg, डिस्प्लेसमेंट h एंड cos 180। सो ये हो जाएगा माइनस mgh। इस केस में अगर हम बॉडी को डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक लेकर के जा रहे हैं, बॉडी के ऊपर नीचे की तरफ लग रहा है mg ग्रेविटेशनल फोर्स और ऊपर की तरफ लग रहा है अप्लाइड फोर्स, बट हमने यहाँ पर वर्क डन फाइंड करा है ग्रेविटेशनल फोर्स का, तो वो आएगा mgh फर्स्ट पार्ट में। अगर हम सेकंड पार्ट में देखें कि अगर हम इस बॉडी को इस तरीके से लेकर के जा रहे हैं फ्रॉम a पॉइंट टू e पॉइंट via B, C, D, E and let's say F, तो हमें A to F का वर्क डन निकालना है in this zigzag path by gravitational force। तो देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क इस केस में कितना आता है। अगर हम वर्क डन बाय सेकंड पाथ निकालें, वर्क डन इन सेकंड पाथ बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो फोर्स अब यहाँ पर हमारे तीन अलग अलग केसेस हैं। या अगर हम देखें A to B के लिए अलग वर्क होगा, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होती है तो उसको हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। B to C का वर्क अलग होगा, C to D का वर्क अलग होगा, D to E का वर्क अलग होगा एंड वर्क डन E to F अलग होगा। अब A to B का जब हम वर्क डन निकालेंगे तो सेम फोर्स mg, फोर्स नीचे लग रही है mg, डिस्प्लेसमेंट अगर हम A to B की लेट से h1 ले रहे हैं, D to C की अगर हम लेट से h2 ले रहे हैं और
E to F की अगर हम ले रहे हैं H3, तो A to B की जो डिस्प्लेसमेंट है वो आएगी H1 एंड cos 180। B to C में ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क 0 होगा, बिकॉज B to C में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है वो लग रही है डाउनवर्ड नीचे की तरफ, एंड डिस्प्लेसमेंट हो रही है हॉरिजॉन्टल 90 डिग्री पर। सो अगर एंगल 90 होता है तो उसका वर्क डन 0 होता है। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का अगर एंगल 90 होता है, हम स्टार्टिंग क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो Fs cos थीटा में वर्क 0 हो जाएगा। अगर हम वर्क डन C to D का निकालें, तो C to D का वर्क जो आएगा फोर्स, C to D में जो फोर्स लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क निकालना है हम लोग, वो mg, डिस्प्लेसमेंट h2 C to D एंड cos 180। अगेन D to E में आप देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड लग रही है, डिस्प्लेसमेंट D to E हो रही है, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में जो एंगल है वो दैट इज 90 एंड cos 90 हमारा हो जाएगा 0, तो D to E का भी वर्क हमारा हो जाएगा 0। एंड E to F का जब हम वर्क निकालेंगे तो E to F में हमारा वर्क आएगा अगेन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड cos 180, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड है, फोर्स ऊपर है, तो इन सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, तो थीटा 180। नाउ अब cos 180 हमारा होगा -1, सो वर्क डन इन सेकंड पाथ। अगर हम सेकंड पाथ में वर्क डन निकालें तो आएगा -mgh1 -mgh2 -mgh3 cos 180 -1। नाउ mg अगर हमारा कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से हमारा आएगा h1 plus h2 plus h3, h1 plus h2 plus h3, this is h, so this will be minus mgh। तो work done by gravitational force in second path and work done by gravitational force in first path, इन दोनों पाथ में हमारा वर्क डन सेम है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स पाथ का जो वर्क है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जांपल है हमारा कंजर्वेटिव फोर्स का। ऐसे ही हम लोगों ने लास्ट क्लास में वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, जब हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी का कांसेप्ट पढ़ा था, देन हम लोगों ने वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स फाइंड करा था। एंड वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स जब हम लोगों ने फाइंड करा था बेटा, तो इन दैट केस हम लोगों ने ये देखा था कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स जो हमारा आता है वो आता है -12 k x f का स्क्वायर माइनस x I का स्क्वायर। तो आप यहां से देख सकते हैं कि जो वर्क डन है स्प्रिंग फोर्स का वो सिर्फ फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। मींस अगर आप स्प्रिंग को एलोंगेट करके रेस्ट पर दोबारा से उसी पॉइंट पर ले आए, मींस अगर आप किसी स्प्रिंग को इस पॉइंट से, इसकी इनिशियल पॉइंट ये है, इस पॉइंट से आप एलोंगेट करके यहां तक लाएं एंड देन फिर वो दोबारा से यहीं पर आ जाए, मींस उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर सेम है, तो इन दैट केस जो वर्क डन स्प्रिंग का होगा वो 0 होगा। मींस वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, आप जितना मर्जी उसको एक्सपेंड करके या कंप्रेस करके अगर इनिशियल पॉइंट पर ला रहे हैं तो उसका वर्क डन 0 होगा। तो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, देयरफॉर स्प्रिंग फोर्स इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। इसी तरीके से आप कंजर्वेटिव फोर्स की एक दो प्रॉपर्टीज और होती है, वो आप ध्यान रखेंगे। वो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स होती है, इसके बारे में आप क्लास 12 में पढ़ेंगे। तो स्प्रिंग सॉरी कंजर्वेटिव फोर्स की हमारी प्रॉपर्टी क्या होती है? एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, इट कैन बी डिराइव्ड, कंजर्वेटिव फोर्स कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम रिलेशन F is equals to minus du by dr, where u is potential energy। तो आपको ध्यान रखना है कंजर्वेटिव फोर्स में ये वाला रिलेशन हमारा सेम रहता है माइनस du by dr। अगर आपको याद हो ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर हम क्रॉस वेरीफाई करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स में जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती थी दैट वाज माइनस डी बाई डी एच, बिकॉज यहाँ पर आर है डिस्टेंस, और अगर हम एच हाइट पर लेकर के जा रहे हैं तो हमारा एम जी एच आएगा और माइनस एम जी डी एच बाई डी एच विल बी 1। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा आ जाएगा माइनस एम जी। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कंजर्वेटिव फोर्स में हमारा ये वाला रिलेशन हमेशा वैलिड रहता है,
माइनस डी बाई डी आर। यह हमारा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, वर्क डन ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। फॉर कंप्लीट साइकिल, फॉर वन कंप्लीट साइकिल, जब हम एक कंप्लीट साइकिल की बात करते हैं, साइकिल से हमारा मतलब है कि जहां से हमने स्टार्ट करा वहीं पर अगर हम एंड कर रहे हैं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कम्स आउट टू बी जीरो। यह आपको ध्यान रखना है कि अगर हम किसी बॉडी को एक पॉइंट से h हाइट तक लेके गए एंड देन वापस गए तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा जीरो आएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा जो है वो है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हमारा सेकंड पॉइंट है, इसको हम लोग देखते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। सो दोस फोर्सेस इन व्हिच वर्क डन इज इंडिपेंडेंट की जगह वहां पर हो जाएगा डिपेंडेंट ऑफ वर्क आर नोन एज नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ओके, इसका एग्जांपल है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसका नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का, फ्रिक्शनल फोर्सेस। ठीक है, जितनी भी फ्रिक्शनल फोर्सेस होती हैं या विस्कस फोर्सेस होती हैं, फ्रिक्शनल फोर्सेस एंड विस्कस फोर्सेस। विस्कस फोर्सेस क्या होती हैं? लिक्विड्स में या फ्लूइड्स में जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम कहते हैं विस्कस फोर्सेस। तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी फ्रिक्शनल फोर्सेस होती हैं उनका वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे हैं इस पाथ से, और अगर आप इस पाथ से जा रहे हैं, तो जो फ्यूल कंजम्पशन होगा, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी व्हीकल को ऑब्टेन कर रहे हैं, आप किसी एक व्हीकल से इस रास्ते से यहाँ पर जा रहे हैं और सेम व्हीकल से आप इस रास्ते से जा रहे हैं, तो इन दोनों केस में जो फ्यूल कंजम्पशन होगा अगेंस्ट द फ्रिक्शन, फ्यूल कंज्यूम होता है हमारा फ्रिक्शन को ओवरकम करने में, तो दोनों पाथ में फ्यूल कंजम्पशन अलग अलग होगा। तो फ्यूल कंजम्पशन या वर्क डन बाय फ्रिक्शन या एनर्जी अगेंस्ट फ्रिक्शन वो हमारा पाथ डिपेंडेंट है। तो फ्रिक्शनल फोर्सेस आर नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फ्रिक्शनल फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल होती है। अब फ्रिक्शनल फोर्सेस के अंदर हमें आपको ये ध्यान रखना है कि वर्क डन फॉर वन साइकिल, वर्क डन फॉर वन साइकिल इज नॉट जीरो। ये आपको ध्यान रखना है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। तो फोर्सेस का नेचर अकॉर्डिंग टू वर्क दो टाइप का होता है, एक होता है कंजर्वेटिव फोर्सेस, एक होती है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। एंड इसी के ऊपर बेस्ड अब हमारा अगला टॉपिक है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये तो सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हमारा ये कहता है, इट states that the sum of kinetic energy and potential energy, that is mechanical energy is always conserved, or we can say remains same। बट इसके लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये लॉ आपका तभी वैलिड है जब कंजर्वेटिव फोर्सेस लगी हो, ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। इट मींस कि जो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का हमारा सम है, जिसको हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं E, वो हमारा कांस्टेंट रहेगा अगर सिस्टम में कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रही हैं, एनर्जी लॉस नहीं हो रहा ड्यू टू फ्रिक्शन। तो ये लॉ हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, E इज इक्वल टू K प्लस U इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब हमें इस लॉ को प्रूव करना है
बट उसको प्रूव करने से पहले हम लोग एक चीज देख लेते हैं। यहाँ पर हमारी इसी लॉ की एक और इक्वेशन है। ये लॉ ये भी कहता है कि डेल्टा के प्लस डेल्टा यू means change in kinetic energy and change in potential energy, delta refers to change, is equals to delta of constant, अगर हम इस तरीके से समझें। एंड कांस्टेंट के अंदर हमारा चेंज जीरो होता है, दिस इज कांस्टेंट एंड डेल्टा रिप्रेजेंट्स चेंज। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज जीरो। सो हियर वी कैन से दैट कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इट मींस कि जितना चेंज काइनेटिक एनर्जी में आएगा उतना ही चेंज पोटेंशियल एनर्जी में आएगा। बट ये नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसा चेंज पोटेंशियल एनर्जी में आएगा काइनेटिक एनर्जी में उसका रिवर्स चेंज आएगा। मींस अगर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है 2 जूल से, इसमें चेंज 2 जूल का है प्लस 2 जूल का, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा -2 जूल का। मींस अगर पोटेंशियल एनर्जी 2 जूल से इंक्रीज कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी 2 जूल से डिक्रीज करेगी। अगर पोटेंशियल एनर्जी 2 जूल से डिक्रीज कर रही है, अगर इसमें चेंज नेगेटिव है तो नेगेटिव एंड नेगेटिव, तो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आएगा वो आएगा पॉजिटिव। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है 2 जूल से तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी 2 जूल से। तो बहुत बार स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है अपोजिट डायरेक्शन। जी नहीं, ये अपोजिट डायरेक्शन को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, बिकॉज एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शंस नहीं होती। यहाँ पर ये नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जितना चेंज काइनेटिक एनर्जी में आएगा उतना ही चेंज पोटेंशियल में आएगा, बट वो जो चेंज होगा वो अपोजिट नेचर का होगा। एक में इंक्रीज होगा, एक एनर्जी में इंक्रीज होगा, एक एनर्जी में डिक्रीज होगा। तो हम इसी लॉ को प्रूफ करते हैं। इसका प्रूफ हम लोग पढ़ रहे हैं फॉर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल। ये प्रूफ हम लोग 9th क्लास में भी एक बार देख चुके हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का। लेट्स से एक बॉडी है जिसका मास है m, एंड ये बॉडी ए पॉइंट से हमने रेस्ट से रिलीज करी है। एक बॉडी ए को हम लोगों ने रेस्ट से रिलीज करा है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड जाएगी, एंड जो हमारा रेफरेंस लेवल है उससे ए की जो हाइट थी दैट इज h। ओके, नाउ ये बॉडी अगर नीचे की तरफ आएगी तो जैसे जैसे नीचे आएगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने ये जिक्र करा कि इन बिटवीन इट्स पाथ एक पॉइंट है बी। जब ये बॉडी नीचे आ रही होगी तो रास्ते में एक पॉइंट है बी, एंड बी पर जो वेलोसिटी है वो है वी, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है ये बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन में मूव कर रही है तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। एंड फाइनली जब ये बॉडी पॉइंट सी पर आएगी तो इन दैट केस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी है वो जीरो नहीं होगी। ये जो सी पॉइंट है इट इज जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड या रेफरेंस लेवल। जिस रेफरेंस लेवल पर ये हिट करने वाली है उससे हिट करने के जस्ट पहले जो पॉइंट होगा उसको हम लोगों ने लिया है BC, सी, एंड उस पर जो वेलोसिटी होगी वो होगी VC। बहुत बार स्टूडेंट ये मिसकंसेप्शन में रहते हैं कि जब वो ग्राउंड को हिट करेगी बॉडी तो उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। जब वो ग्राउंड या रेफरेंस लेवल को हिट करेगी बेटा उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, आफ्टर सम टाइम उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। लेकिन एट द मोमेंट ऑफ हिटिंग जब वो ऊपर से नीचे आ रही है इन दैट केस उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। तो हम लोग ये प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट पर जो बॉडी की टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो सेम आए। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देखते हैं कि इस बॉडी के ऊपर फोर्सेस कौन कौन से लगी है और इस बॉडी ने कितना डिस्प्लेस करा है। सो लेट्स सी ए टू बी जो बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट करा है दैट इज x। ए टू बी जो बॉडी की डिस्प्लेसमेंट है दैट इज x, एंड कि बॉडी सिर्फ ग्रेविटी के इफेक्ट में मूव कर रही है तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g। नाउ डाउनवर्ड डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव लें, अपवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लें, क्योंकि बॉडी का मोशन सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है तो हमने डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लिया। तो सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं 4.8। If we are discussing about kinetic energy 4.8, so let's see क्या आता है। Kinetic energy at A will be equals to half m velocity of A square. Now speed of A or velocity of A at point A is zero because the body is at rest. उसको हमने rest से release करा है। So VA is zero, तो kinetic energy at A is zero. Okay, kinetic energy at A is zero.
तो इसको हम बॉक्स में डाल देते हैं। नेक्स्ट हमारा पोटेंशियल एनर्जी। नाउ पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम देखें, ए पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी होगी हमारी एम जी, height of A, and height of A from reference level is mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पर हमारी आएगी mgh, ये आपको ध्यान रखनी है। एंड इन दोनों का जो सम आएगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो हमारा सम आएगा टोटल एनर्जी ए पर, दैट इज काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए, दिस विल बी mgh। ये अभी हम लोगों ने बात करी है पॉइंट ए की, जहां से उसने स्टार्ट करा है 4 पॉइंट ए। नाउ अगर हम बात करें पॉइंट बी की, 4 पॉइंट बी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बी पर अगर आप देखेंगे जो बॉडी का रेफरेंस लेवल से जो हाइट है दैट इज h माइनस एक्स, बिकॉज अगर उसने x डिस्प्लेसमेंट h हाइट से करी है तो रेफरेंस लेवल से जो उसकी हाइट होती है दैट इज h माइनस एक्स। तो अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल b पर अगर आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो b पर आपको स्पीड पता होनी चाहिए। तो स्पीड के लिए हम लोगों ने इक्वेशन लगाई v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। एंड अगर हम इस इक्वेशन को बिटवीन पॉइंट a एंड b लगाएं, बिटवीन पॉइंट a एंड b, तो a will be initial and b will be final। तो velocity at b square minus velocity at a square, because initial velocity a वाली हो जाएगी, 2 acceleration due to gravity is g and this is positive, and displacement is x, this is also positive because downward direction हो रहा है, and va का square will be 0। तो vb का square जो हमारा आ रहा है that is 2gx, and kinetic energy जो हमारी b पर आएगी वो हमारी आएगी हाफ एम वी बी का स्क्वायर, एंड वी बी का स्क्वायर आपका 2gx है। तो यहाँ पर जो आप सब्स्टिट्यूट करेंगे हाफ एम 2gx, सो 2 and 2 कैंसिल हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी एट बी इज इक्वल टू mgx। एंड पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें पॉइंट बी पर, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी इज mg height of b। now height of b is h minus x, so potential energy b पर हमारी आ जाएगी mgh minus mgx। so this is potential energy at point b and this is kinetic energy at point b। now अगर हम इसको कंपेयर करें b and a को, तो a पर जो हमारी काइनेटिक एनर्जी थी वो 0 थी एंड b पर हो गया mgx। तो a पर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गया a एंड b के बीच में mgx। एंड अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी a पर हमारी mgh थी एंड b पर हो गया mgh माइनस mgx, मींस पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गया बाय अबाउट mgx। तो जितना पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज हुआ है उतना ही काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज हुआ है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम इन दोनों को सम करें काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का पॉइंट बी पर, सो ये जो हमारा सम आएगा इन दोनों को ऐड करने के बाद वो mgx एंड mgx विल कैंसिल आउट। तो पोटेंशियल एनर्जी और मैकेनिकल टोटल जो एनर्जी आ रही है हमारी काइनेटिक एनर्जी का जो सम आ रहा है टोटल एनर्जी वो mgh ही आ रहा है जितना a पर आ रहा था। नाउ अगर हम पॉइंट सी की बात करें, 4 पॉइंट सी, तो पॉइंट सी के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखेंगे जो काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है उसका सम mgh ही आना चाहिए। तो अगर हम पॉइंट सी की बात करें 4 पॉइंट सी, तो पॉइंट सी पर आपको चाहिए पहले वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैसे आ पाएगी, अगेन अगर हम इक्वेशन लगाएं बिटवीन पॉइंट ए एंड सी, तो vc का स्क्वायर बिकॉज सी इज फाइनल माइनस जो यहाँ पर वेलोसिटी होगी va का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 डिस्प्लेसमेंट होगी a टू b, और सॉरी a टू c, बिकॉज हम पॉइंट a और c के बीच में इक्वेशन लगा रहे हैं तो वो होगी h। नो a पर जो वेलोसिटी है वो है 0, तो वेलोसिटी एट c का स्क्वायर इज 2gh। एंड काइनेटिक एनर्जी जब आप c पर फाइंड करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी होगी हमारी हाफ m vc का स्क्वायर, एंड vc का स्क्वायर इज 2gh। तो हाफ m 2gh and 2 and 2 cancel,
तो काइनेटिक एनर्जी एट सी जो आपकी आ रही है वो आ रही है mgh, एंड पोटेंशियल एनर्जी जब आप सी पर निकालेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी सी पर आ रही है mg हाइट ऑफ सी, एंड हाइट ऑफ सी इज 0, तो पोटेंशियल एनर्जी सी पर आ जाएगी आपकी 0, एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का जो सम आ रहा है यहाँ पर, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का जो हमारा सम आएगा, टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी, वो हमारी आएगी mgh। तो आप देख सकते हैं टोटल एनर्जी सी पर भी mgh आ रही है, बी पर भी mgh आ रही है, ए पर भी mgh आ रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रही हैं तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो हमारा सम रहता है वो हमेशा सेम रहता है। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इस लॉ के ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी में गिवन है, तो हम वो सब क्वेश्चंस को मिला करके एक सेपरेट ई क्लास को रिकॉर्ड करेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा मोशन इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल प्लेन सॉरी। तो ये भी हमारा एक एनसीईआरटी का टॉपिक है, मोशन इन वर्टिकल प्लेन। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय।